इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाजार यंत्र या मार्केट मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र विषय का एक तरह से जो प्रादुर्भाव हुआ वो पूंजीवादी व्यवस्था और एक तरह से साम्राज्यवादी शासन के दौरान, और ऐसी स्थिति में आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जो कुछ भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए वो उसी परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही विकसित हुए। तो ये जो मार्केट मैकेनिज्म है, जिसे हम बाजार प्रणाली सरल अर्थों में कह सकते हैं, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संचालन या आर्थिक क्रियाओं के संचालन की एक तरह से महत्वपूर्ण कड़ी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी मान्यताओं को हम मान के चलते हैं और बिना उनका उल्लेख किए बाजार यंत्र या बाजार प्रणाली को समझा नहीं जा सकता। और उस दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो इस पूंजीवादी व्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाओं को निजी क्षेत्र में संचालन की स्वीकार्यता है, और जो एक तरह से सरकारी क्रियाएं हैं या जो आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित है। और इस दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं का जो क्रियान्वयन या क्रियाशीलन है वो निजी हाथों में मान के चला जाता है। और ऐसा माना जाता है उस व्यवस्था के अंतर्गत कि उन सीमित सरकारी हस्तक्षेप को छोड़ के जो एक तरह से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित हैं, अन्य सारी क्रियाएं निजी क्षेत्र में संपादित होनी चाहिए। और यदि इन्हें निजी क्षेत्र में संपादित किया जाए तो मानना था पूंजीवादी जो हमारी दृष्टिकोण है उसमें कि जो संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम या अनुकूलतम उपयोग होता है। और इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन की क्रियाएं होंगी और जो निजी क्षेत्र के माध्यम से होंगी वो सबसे बेहतर होंगी। और इस समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन बाजार प्रणाली के माध्यम से होगा। और ये जो बाजार प्रणाली है वो मूल्य के माध्यम से काम करती है, अर्थात मूल्य ही वो एक तरह से यंत्र है जिसके आधार पर सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। और इसलिए हम इसे प्राइस मैकेनिज्म का भी नाम देते हैं। इसी बाजार यंत्र या बाजार प्रणाली को हम कीमत यंत्र भी कहते हैं, कीमत प्रणाली कहते हैं, जिसमें समस्त क्रियाएं मूल्य के माध्यम से संपादित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बाजार प्रणाली काम कैसे करती है। पूंजीवादी व्यवस्था में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्वीकार्यता है, और वो ये है
कि उपभोक्ता जो है वो सर्वशक्तिमान होता है, संप्रभु होता है, कंज्यूमर इज सॉवरेन। और जिसका अर्थ ये है कि सारी आर्थिक क्रियाएं को संचालित करने का जो एक तरह से स्रोत है वो उपभोक्ता है। और जो बाजार की कीमत प्रणाली है वो ये है कि उपभोक्ता जो है अपनी प्रेफरेंस को अभिव्यक्त करता है बाजार के माध्यम से, और उस प्रेफरेंस को अभिव्यक्त करने का अर्थ ये है कि वो उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु के लिए वो एक मूल्य ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है कि इस मूल्य पर अगर हमें वस्तु उपलब्ध कराई जाए तो हम उसके लिए इतना मूल्य देने के लिए तैयार हैं। और अब हम यहाँ बता दें कि ये जो और ये जब हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज सॉवरेन, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उपभोक्ता ये तय करेगा कि किस वस्तु का उत्पादन होना है, वो ये तय करेगा कि ये वस्तु उसको किस मूल्य पर चाहिए। तो अब इसके पीछे और मान्यताएं भी अपने आप आ जाएंगी। जैसे हम ये कहें कि उपभोक्ता क्या अपनी प्रेफरेंस को, अधिमानताओं को व्यक्त करने में समर्थ है, और तब ये माना जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत कि कंज्यूमर इज रेशनल। उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है। और विवेकशील अगर है तो उसको सब ज्ञान है। और सब ज्ञान का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु, जो उसकी आवश्यकता है, उसके लिए जो वस्तु उसको चाहिए वो उसके लिए कितनी उपयोगी है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो है वो वस्तु जो आवश्यकता है उसकी, वो आवश्यकता जिस वस्तु के उपभोग या सेवा के उपभोग से संतुष्ट होगी, उससे उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, वो उसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। क्योंकि बाजार यंत्र जो है वो कीमत माध्यम से काम करेगा और कीमत मुद्रा के रूप में होगी, और इसको अभिव्यक्त उपभोक्ता करेगा। और उपभोक्ता अभिव्यक्त तभी कर पाएगा जब वो उसमें उतना ज्ञान हो कि वह उस आवश्यकता से संतुष्ट होने से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसको जानता हो और उसको मुद्रा के रूप में बता सकता हो, व्यक्त कर सकता हो। तो बाजार प्रणाली में ये माना गया, आप देखिए अगर इस रूप में कि कंज्यूमर इज सॉवरेन, वह संप्रभु है, वह विवेकशील है, वह अपनी आवश्यकताओं से मिलने वाली संतुष्टि को मुद्रा के रूप में बता सकता है, और तब वो ये व्यक्त करने में समर्थ है कि अमुक वस्तु या सेवा उसको कुछ कितने मूल्य पर उपलब्ध अगर हो जाए तो वो उसे खरीद लेगा और उतने मूल्य वो ऑफर करेगा जितना उस वस्तु या सेवा के उपभोग होने से, करने से उसे संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार बाजार यंत्र या बाजार प्रणाली में सारी क्रियाएं कीमत के माध्यम से संचालित होंगी, और कीमत की अभिव्यक्ति जो है वो उपभोक्ता के माध्यम से होगी, और उपभोक्ता जिन जिन वस्तुओं सेवाओं को जिन जिन मूल्यों पर चाहेगा उस मूल्य पर वे वस्तुएं बनाने के लिए उत्पादक वर्ग, निवेशक तत्पर होंगे। और अब यहाँ एक और जो इस बाजार यंत्र के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि ये सारी क्रियाएं जो संपादित होंगी वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होगी, अर्थात बाजार में
परफेक्ट कंपटीशन की दशाएं हैं। और परफेक्ट कंपटीशन की दशाएं जहाँ जैसे ही आप मान लेते हैं, ये माना गया कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की संख्या बहुत अधिक है, और अगर बहुत अधिक है तो आपस में ये प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ मैं उपभोक्ता की तरफ आपका ध्यान फिर ले जाऊं अगर, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो इंटेंसिटी है उनमें अंतर होते हैं। एक व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य भी और विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य किसी एक वस्तु की मांग के प्रति भी, और जितनी ही इंटेंसिटी या तीव्रता या जितनी ही उस आवश्यकता को पूर्ति करने की उसकी ललक या तत्परता जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो मूल्य ऑफर करेगा। और इसलिए जिसकी आवश्यकताएं तीव्र होंगी वो ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होगा, जिसकी आवश्यकताएं कम तीव्र होंगी वो उनके मूल्य कम देने के लिए तैयार होगा। तो बाजार में ये जो प्रतियोगिता होगी वो इस कारण भी होगी कि असंख्य क्रेता हैं वस्तु के, और उनकी सबकी अपनी अपनी उस वस्तु के संतुष्टि से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो अलग अलग है, और इसलिए वो अलग अलग तरह से उनकी मांग के लिए अलग अलग मूल्य देने के लिए तत्पर हो सकते हैं। और इस रूप में तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए प्रतियोगिता करेंगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनकी आवश्यकताओं की तीव्रताओं में अंतर है, और जितनी ही जिसकी आवश्यकता तीव्र होगी उतना ही जल्दी वो अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहेगा और उतना अधिक वो मूल्य देने के लिए तैयार होगा। तो बाजार में ये प्रतियोगिता होगी मूल्य की उपभोक्ताओं के मध्य। इसी तरह इस मूल्य पर जो वस्तुएं बनाने वाला वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, वो भी असंख्य मात्रा में है, और हर उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए उत्पादन करेगा और उपभोक्ता की मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा। और वहाँ भी विभिन्न जो ये उत्पादक या फर्में हैं ये आपस में प्रतियोगिता करेंगी, और इस प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम से कम मूल्य पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ वस्तुएं उपलब्ध होंगी, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से उत्पादक अपनी वस्तुओं को अच्छी क्वालिटी का और कम से कम मूल्य पर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी वस्तुएं बिकें, उनके लाभ अधिकतम हों। और दूसरी तरफ उत्पादकों को भी वस्तु के अपने मूल्य जो है अधिकतम मिलेंगे, क्योंकि असंख्य क्रेता उस वस्तु के लिए प्रतियोगिता करेंगे। इस बाजार व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तुएं जो हैं ये विभाज्य हैं, डिविजिबल हैं, क्योंकि अगर डिविजिबल नहीं होंगी तो अलग अलग उपभोक्ता इनका उपभोग कैसे करेंगे। तो बाजार प्रणाली ये मान के चलती है कि जो वस्तुएं बन रही हैं निजी क्षेत्र में बनेगी, ये वस्तुएं पूर्णतः डिविजिबल हैं, विभाज्य हैं, और जिनकी जितनी मात्रा जिस उपभोक्ता द्वारा मांगी जाएगी उस मात्रा में उन्हें उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। और यदि ऐसा संभव है तो सारे उपभोक्ताओं की संतुष्टि वस्तुओं के से संभव है। और यहाँ पर ये जो उपभोक्ता हैं, ये जो इंडिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, उसके पीछे एक और धारणा है कि जब ढेर सारे उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता करेंगे तो प्रतियोगिता क्यों करते हैं?
प्रतियोगिता इसलिए करते हैं ताकि वस्तु उन्हें जल्दी मिल जाए, पहले मिल जाए, जैसे उनकी आवश्यकता की तीव्रता है। तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि वस्तुओं की मात्रा इतनी अधिक हो कि उसके लिए आपस में ये प्रतियोगिता न हो और उनको ये विश्वास हो कि वस्तु इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि हम जब चाहेंगे, जितनी चाहेंगे उतनी हमें बाजार में मिल जाएगी। और इस दृष्टि से यहाँ एक और मान्यता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, और वो ये है कि वस्तुओं की मात्राएं जो हैं वो सीमित हैं, स्केर्स हैं। अर्थात इतनी मात्रा नहीं है कि आप जितना चाहें उतना उपभोग कर सकते हैं, बल्कि वस्तुओं की मात्राएं सीमित होंगी। और अगर सीमित होंगी तो इसका मतलब है कि एक समय पर सारे उपभोक्ताओं को वस्तुओं को उपलब्ध करा पाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर एक और जो बाजार की के क्रियान्वयन के लिए जो अनिवार्य शर्त है और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए अनिवार्य शर्त है वो ये है कि एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल बाजार में लागू होगा। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अपवर्जन। अपवर्जन का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज से वर्जित कर दिया जाए। और यहाँ पर वस्तुओं का जो बाजार की वस्तुएं हैं, हमने कहा कि ये डिविजिबल हैं, पूर्णतया विभाज्य हैं, और इसलिए जितनी मात्रा किसी वस्तु की एक व्यक्ति उपभोग कर लेता है, वस्तु की वो मात्रा किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वो उपभोग की जा चुकी है। तो अपवर्जन का सिद्धांत यही बताता है कि जब कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाती है तो दूसरा व्यक्ति या अन्य सभी व्यक्ति उस वस्तु को जितना उसने उपभोग किया है उससे वो वंचित रह जाते हैं, अपवर्जित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं हैं और किसी वस्तु को बाजार में उन्हें खरीदना है, और जब वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें पता है कि अगर कोई इस वस्तु को खरीद लेता तो हमको नहीं मिल पाएगी, और इसलिए वो आपस में उसे जल्दी प्राप्त करने की प्रतियोगिता करते हैं। ये प्रतियोगिता होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति अगर वस्तु का उपभोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से वंचित होगा, और इसलिए पहले हमें मिल जाए, इसलिए वो आपस में प्रतियोगिता करते हैं। और इस रूप में जो विभिन्न उपभोक्ता हैं उनमें वस्तु को प्राप्त करने की प्रतिद्वंदिता होती है। अगर ये प्रतिद्वंदिता न होती तो वो, अगर उन्हें पता होता कि वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में हैं और सबको उपलब्ध हो सकती हैं, तो वैसी स्थिति में वो अपने प्रेफरेंस बाजार में व्यक्त न करते। तो प्रेफरेंस व्यक्त करने के लिए ये जरूरी है कि वस्तुओं की मात्रा सीमित हो, वस्तुओं की जो संतुष्टि, वस्तुओं की जो का उपभोग है वो अलग अलग इकाइयों के रूप में या वस्तु को विभाजित करके अलग अलग उपभोक्ताओं के बीच इसे बांटा जा सकता हो। और स्कैर्सिटी है, इसलिए आपस में उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदिता होगी लोगों में, एक दूसरे के लोग राइवल होंगे, और इसलिए मूल्यों की जो प्रतियोगिता होगी, अर्थात अधिक से अधिक मूल्य उपभोक्ता देने के लिए ऑफर करेगा जैसी जिसकी आवश्यकता होगी, जैसी आवश्यकता की तीव्रता होगी, और इस दृष्टि से अधिकतम मूल्य बाजार में उत्पादकों को मिलेगा। इस नाते उनका भी सर्वश्रेष्ठ, एक तरह से कहिएगा कि उनके कार्यों का जो उन्हें पुरस्कार मिलना है, जो लाभ मिलना है, वो अधिकतम मिलेगा।
और दूसरी ओर उपभोक्ताओं उत्पादकों में जो प्रतियोगिताएं होंगी उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध कराने के लिए, उनके कारण वस्तुओं के मूल्य कम से कम, और यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर उपभोक्ताओं के मध्य प्रतियोगिता हो तो ऐसी भी स्थिति होती है कि जितना मूल्य उपभोक्ता देने के लिए तैयार हैं उससे कम मूल्य बाजार में हो जाए, और इसी स्थिति को आप जानते हैं कि उपभोक्ता का अतिरेक बाजार में मिल जाएगा। और इस बाजार व्यवस्था में जो हम कह रहे हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान है, वो जानता है कि कौन उत्पादक कितनी वस्तु कब बना रहा है, कितने मूल्य पर बाजार में कहाँ पर बेच रहा है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं सभी में उत्पादन के जितने साधन हैं सब में पूर्ण मोबिलिटी है, गतिशीलता है, और ऐसी स्थिति में कहीं पर भी वो जाके जहाँ कहीं उनको मिलेगा कि वस्तुएं सस्ती मिलती हैं या वस्तुएं कहाँ पर अधिक से अधिक मूल्य पर बेची जा सकती है, तो उत्पादक और उपभोक्ता सब पूर्ण गतिशीलता है। कहीं कोई एक स्थान से दूसरे, एक उपयोग से दूसरे उपयोग आने जाने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि साधनों का जो उपयोग है वो सर्वोत्तम होगा, और इसलिए जो मार्केट मैकेनिज्म है उसके माध्यम से, निजी तंत्र के माध्यम से वस्तुओं का, सेवाओं का जो उत्पादन होगा वो बेहतर होगा, और उसकी जो मान्यताएं हैं वो इन मान्यताओं के अंतर्गत ऐसा होता है। और जब हम रेशनैलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक रेशनैलिटी की बात करते हैं कि सभी को, सब विवेकशील हैं, सबको पूरा ज्ञान है बाजार का, सारी सिस्टम का, सब पूर्णतः गतिशील हैं, और वैसी स्थिति में सब अपने अपने लक्ष्य को अधिकतम करेंगे। उत्पादन का अगर कोई साधन होगा तो वो वहाँ लगना चाहेगा जो जहाँ वो सर्वोत्तम विकल्प उसका हो, कि वहाँ सबसे अधिक इनकम उसे प्राप्त होगी। इन्वेस्टर जो है, निवेशक जो हैं, उत्पादक जो हैं, अपने पूंजी को वहाँ लगाएंगे, उस वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे जो अन्य वैकल्पिक उपयोगों में सर्वश्रेष्ठ होगा, जहाँ पर अधिकतम लाभ वो प्राप्त कर सकते होंगे। उपभोक्ता इसी तरह से वस्तुओं को उस मूल्य पर खरीदेगा जिस मूल्य पर खरीदने से वो अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सकता हो। तो उस रेशनैलिटी में ये तीनों वर्ग, चाहे वो उत्पादन के साधन हों, यहाँ पर हमने तीनों को लिख दिया है कि ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गाइडेड बाय द इनकम विच दे कैन अर्न इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से नीचे निवेशक के लिए लिखा हुआ, इसी तरह से नीचे कंज्यूमर के लिए भी लिखा है कि वो अपने कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे। तो ये इस मार्केट मैकेनिज्म में जब हम पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को मानते हुए और अन्य जो हमने कंज्यूमर्स की जो रिवोल्यूशन है और जो संतुष्टि को मापने का जो मुद्रा के रूप में जो मान्यता है, और कंज्यूमर्स की जो सॉवरेंटी के अंतर्गत या उसके रेशनैलिटी के अंतर्गत जो वो बाजार में मूल्य को ऑफर करेगा, रिवील करेगा, और उस मूल्य के आधार पर उत्पादक जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेगा। और जिस प्रकार से असंख्य उत्पादकों और विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के मध्य परस्पर प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें इन सभी वर्गों को उनके जो लक्ष्य हैं, उत्पादक का लाभ, उत्पादन के साधनों की आय और उपभोक्ताओं की संतुष्टि, वो अधिकतम होगी, ऑप्टिमम होगी। ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि बाजार यंत्र के क्रियाशीलन के माध्यम से, जिसमें मूल्य के माध्यम से सारी क्रियाएं संचालित होंगी, वो श्रेष्ठतम या अनुकूलतम स्थिति होगी। इसलिए जो मार्केट मैकेनिज्म है वो आर्थिक क्रियाओं के संचालन की एक तरह से सर्वोत्तम व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर
करीब करीब हमने सारी चीज़ों को जो जिनके माध्यम से मार्केट मैकेनिज्म चलती है, और ये मार्केट मैकेनिज्म जैसा कि हमने देखा है कि ये प्राइवेट सेक्टर या सभी आर्थिक क्रियाओं के निजी तंत्र में क्रियाशीलन की हिमायत करती है। और इस दृष्टि से अगर हम आपको दिखाएं तो इन मान्यताओं को जिनके अंतर्गत हम ये सारी क्रियाएं मार्केट मैकेनिज्म की समझा या समझ रहे हैं, उनमें अगर कहीं भी एक तरह से कहें कि ढीलापन हुआ, अर्थात ये मान्यताएं कहीं से व्यवहारिक तौर पर नहीं पाई गई, वैसी स्थिति में ये जो बाजार यंत्र है वो साधनों के अनुकूलतम आवंटन को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो वहाँ पर असफल हो गई, फेल हो गई है या फेल हो जाती है, या जो हम ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से वो प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमने साधनों के अनुकूलतम एक तरह से आवंटन की बात चर्चा की है, और माना जाता है कि साधनों का अनुकूलतम आवंटन अगर हो तो जो उत्पादन की क्रियाएं हैं वो बेहतर होंगी, सर्वोत्तम होंगी। लेकिन यहाँ दो और तथ्यों को हम छोड़ते हैं जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं। एक उसका डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट है, वितरणात्मक पहलू है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो कुल उत्पादन अर्थव्यवस्था में सृजित होता है उनका वितरण कैसे होता है। अब ये वितरण कुछ हाथों में केंद्रित हो सकता है या ये वितरण समान हो सकता है। समान होने का मतलब लगभग इस तरह का हो सकता है कि इस कुल उत्पादन की आर्थिक क्रियाओं का जो हिस्सा है वो एक तरह से सम और विषम की जब हम बात करते हैं तो सीधा सा सवाल है कि थोड़े हाथों में केंद्रित होगा या अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीय आय का, तो हम कहेंगे धन का संकेंद्रण हो रहा है, और इसे हम वितरणात्मक पहलू की दृष्टि से अच्छा नहीं मानते। तो हो सकता है कि साधनों का एलोकेशन तो सर्वोत्तम हो, उत्पादन अधिकतम हो रहा हो और ये सब बातें सही हों, लेकिन उसके बाद अगर कुल उत्पादन का वितरण सही नहीं हुआ तो जो अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग हैं या जो जनता है उसका जो कल्याण है वो सर्वाधिक नहीं होता, और उस पहलू को भी हमें देखना आवश्यक होता है। तो इस दृष्टि से जब हम सामाजिक कल्याण की बात देखते हैं या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जनता को वस्तुएं चाहिए और जनता उसका मूल्य चुकाने के लिए सक्षम न हो, वैसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर में उन व्यक्तियों को जो किन्हीं कारणों से वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं, उनको वस्तुएं और सेवाएं इस बाजार व्यवस्था में मिल नहीं पाएंगी। और इस दृष्टि से हम अगर देखें तो भी उन स्थितियों में बाजार यंत्र जो है वो क्रियाशील नहीं हो पाएगा। और भी इसी तरह की स्थितियां हो सकती हैं। तो बाजार यंत्र की जो फेलोर है उस पर हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। यहाँ केवल हम आपका ध्यान उधर ले जा रहे थे कि जैसे हमने कहा कि वस्तुएं डिविजिबल हैं और टुकड़ों टुकड़ों में बांट के इन्हें हम विभिन्न लोगों तक पहुंचा सकते हैं,
या जब हम ये कह रहे थे कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होगा और एक उपभोग करेगा दूसरा वंचित रह जाएगा, और क्योंकि सबको वस्तु चाहिए तो वो मूल्य देने के लिए प्रस्ताव करेगा या अपनी प्रेफरेंस को रिवील करेगा मूल्यों के माध्यम से। और ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी हों जो सामूहिक रूप से बिना डिविजिबिलिटी के एक साथ सभी लोग उपभोग कर सकते हों। वैसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ उन वस्तुओं को बना पाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइस का रिवेलेशन नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग एक ही साथ वस्तु का उपभोग करने की स्थिति में होंगे। तो ऐसी तमाम स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म जो है वो फेल हो, और वैसी स्थितियों में फिर निजी तंत्र वहाँ काम नहीं कर पाएगा, और फिर उन क्रियाओं या उन मामलों में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होगा। और जहाँ सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हुआ उन वस्तुओं और सेवाओं को सरकारें ही बनाएंगी, और जिनको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, सोशल गुड्स कहते हैं, सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुएं कहते हैं। इस व्यवस्था में जिन वस्तुओं की हम चर्चा कर रहे थे उन्हें हम निजी वस्तुएं कहते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया कि मार्केट मैकेनिज्म की जो स्थितियां हैं वो आपके समझ में आ जाएं, और जहां कहीं भी आगे इसका उल्लेख हो तो ये सारी मान्यताएं, सारी संकल्पनाएं, सारी क्रियाविधि, ये सारे जो क्रियान्वयन के मेथड्स हैं, ये सब हमारी समझ में हों, और हम ये देखें कि कहाँ कहाँ इनमें लीकेज हैं, कहाँ कहाँ इसमें लूजनेस है, और अगर ऐसा हो तो वहाँ पर ये निजी तंत्र और ये मार्केट मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करेगी। तो इस आगे हम कई वीडियो इस रूप में लेके आएंगे, सार्वजनिक वस्तुओं, सामाजिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं को बताने का प्रयास करेंगे, और उन तमाम स्थितियों को ले आएंगे जहाँ पर ये बाजार यंत्र फेल करेगा, और वहाँ पर फिर हमको सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसी स्थितियों में पब्लिक गुड्स हैं, मेरिट गुड्स हैं, एक्सटर्नलिटीज हैं, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट फेलोर होगा, और वहाँ पर हमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, और उन क्रियाओं को सरकारों द्वारा उत्पादित करना एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहार्य होगा, वांछनीय होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।